अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है, पिछले टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आज हम लोग कुछ क्लासेस में जो काफी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको कंप्लीट करने के लिए आए हैं। काफी लोगों को उन चीजों में प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा हम उसको कवर अप कर लेते हैं ताकि उनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो वीडियो में मैं ज्यादा सबका टाइम नहीं लूंगी, मैं जस्ट जल्दी जल्दी चीजें कवर करवाऊंगी। ये आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मीन्स मैं नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ा रही। मैं जस्ट संडे 2 to 5 स्लॉट में जो काम हुआ है उसको कवर अप करूंगी। तो संडे 2 to 5 का टॉपिक कुछ ऐसे है कि हमें सर ने और मैम ने HTML टैग्स का बताया था, HTML सेमेंटिक टैग्स का, और CSS बताई थी थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक। उसके बाद हमें रिएक्ट पे लेकर आए थे और रिएक्ट में हमने काम किया था। तो हम उसी टॉपिक पर काम करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि सेमेंटिक टैग HTML में क्या होता है और क्यों यूज होते हैं। सेमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो स्क्रीन रीडिंग के लिए यूज होते हैं और SEO के लिए यूज होते हैं। मीन्स के अगर आपको अपनी जो वेबसाइट है वो रैंक करवानी है और उसको मजीद अच्छी प्रायोरिटी देनी है दूसरी वेबसाइट पे, तो आप सेमेंटिक टैग्स का यूज कर सकते हैं। मीन्स आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पर सर्च करते हैं और किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले ये लेगा कि वो जो आपने सर्च किया है ना उस चीज को देखेगा, उस कीवर्ड को देखेगा, और जिस वेबसाइट में उसको वो कीवर्ड मिलेगा तो वो उसको सबसे पहले शो कराएगा। जिस तरह सर ने हमें मिसाल दी थी एड्रेस की, और क्या कहते हैं, इस तरीके से आप ले लें कॉन्टेक्ट फॉर्म होते हैं और दूसरी चीजें होती हैं, तो हम इनके लिए इसी हिसाब का एक सेमेंटिक टैग यूज करते हैं। सेमेंटिक टैग का मतलब होता है ऐसा मीनिंगफुल टैग जो कि आपकी कंटेंट को कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मीन्स कि अगर मैं आपको सिंपल एक काम कर दूं, बिल्कुल डिव बनाऊं उसके अंदर सारा काम कर दूं, एक डिव बनाया उसमें नैव बार बना दी, फिर एक और डिव बनाया उसके अंदर अपने अबाउट सेक्शन का काम कर दिया, एक और डिव बनाया उसमें अपने फुटर का काम कर दिया, तो आपको कैसे पता लगेगा या मेरे VS कोड को जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही है उसको या ब्राउजर को कैसे पता लगेगा कि मेरे किस चीज में क्या काम कर रखा हुआ है। तो उसको तो नहीं पता लगेगा कि मैं डिव में क्या काम कर रही हूँ। तो इसीलिए हम सेमेंटिक टैग का यूज करते हैं। सेमेंटिक टैग हमारे ब्राउजर को, हमारे एनवायरनमेंट को ये चीज बताता है कि फला चीज में फला काम रखा हो। लाइक मैं अगर यहाँ नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं डिव का टैग एक ओपन करती हूँ और साथ साथ क्लोज भी कर देते हैं। और मैं अगर इसको यहाँ बोलूं कि मुझे आप एक कहते हैं नेव बार बना दें, तो अभी हम जस्ट ULLI वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक नेव बार ले लेते हैं। उसके बाद हम उसका होम सेक्शन, फिर अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये सब चीजें ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यही चीज को कॉपी कर लेती हूँ और हम इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं। और हम दूसरे डिव में क्या करेंगे, हम दूसरे डिव में अपने अबाउट का रख देते हैं। मीन्स हमने एक अबाउट सेक्शन ले लिया कि भाई मेरा ये अबाउट की हेडिंग है, और इसके नीचे हम पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि अभी इतना बड़ा पैराग्राफ लिख नहीं सकते। सही है, तो मैंने अबाउट के लिए इसी को ले लिया। अब मैं दूसरे एक और डिव इसी तरीके से कॉपी कर लेती हूँ। हम यहाँ से एक और डिव कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपने फुटर का काम कर देती हूँ। फुटर में मेरी चीजों के लिंक्स आते हैं, कोई भी लिंक दे सकते हैं। लाइक मैं अपना नाम देती हूँ, पहले भाई ये मेरा ही फुटर है, देन उसके बाद मैं नीचे अपने गिटहब लिख देती हूँ कि मेरे गिटहब का लिंक है, देन मेरा लिंक्डइन का, उसके बाद मैं फेसबुक दे देती हूँ। अच्छा, अब ये समझ ले मेरी एक वेबसाइट बन गई। ये एक डेमो के लिए बनाया है, इसको इसमें में समझिएगा। ये एक मैंने वेबसाइट बना दी। फर्स्ट वाले डिव में मैंने अपने नैव बार रख दिया, सेकंड डिव में अबाउट और थर्ड डिव में फुटर। सही है, अब मैं ऐसी एक वेबसाइट बना लेती हूँ। अब मुझे बताएं कि मेरी एक वेबसाइट बनी हुई है तकरीबन 400-500 लाइन्स पे। तो अगर मैं किसी यूजर को भी चीज दिखाती हूँ तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने किस जगह पे क्या काम करा है। मीन्स मैं उसको बोलूंगी अबाउट सेक्शन खुलेगा, मुझे अबाउट सेक्शन दिखाओ, तो मैं उसको बोलूंगी डिव में देख लो। ये कैसे पॉसिबल है। मीन्स उसको क्या पता है कि मेरे किस डिव में कौन सा काम रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे ब्राउजर को, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे पता लगेगा कि हमने क्या काम रखा है। अगर आप इसी काम को नेव टैग के अंदर रखें, नेव टैग के अंदर हम अपने नेव बार वगैरह दे दें, इसी तरीके से हम एक सेक्शन का टैग ले लेते हैं
और उसके अंदर अपना डिव बनाते हैं अबाउट के लिए, और देन नीचे हम एक फुटर का ले लेते हैं और फिर हम इसके अंदर काम करते हैं। अब मेरे इन्वायरमेंट को पता चलेगा कि नैप टैग के अंदर हमारा नैप बार का काम है, सेक्शन टैग के अंदर जो होगा वो हमारा मेन सेक्शंस वाले जो काम होंगे सारे, अब उसमें आपका अबाउट आ जाता है, पोर्टफोलियो वाला काम है, स्किल्स हैं, किसी के कार्ड्स हैं, कुछ भी है। देन उसके बाद फुटर आ जाता है, फुटर में हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स हमारी किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स वगैरह। तो उसको हमारी स्क्रीन को रीड करने में भी आसानी होगी कि हमारी किस चीज में क्या काम है। तो इसीलिए सेमेंटिक टेक्स्ट का यूज किया जाता है। अब मतलब हमारा जो स्क्रीन है, हमारा ब्राउजर है, उसको भी हमारी चीजों को रीड करने में आसानी होगी और वो रैंक करवाएगा हमारी वेबसाइट को सबसे ऊपर, और उसको प्रायोरिटी रहेगा दूसरी वेबसाइट। तो ये इसीलिए हम लोग सेमेंटिक टेक्स्ट का यूज करते हैं। ये बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको। तो आप लोग भी अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप नेव बार को नेव टैग में रखें, और या कहते हैं फुटर को फुटर के टैग में रखें। इस तरीके से दूसरी चीजें जो भी चीजें आपकी उनको उसी जगह में रखें जिस जगह का उसको आना चाहिए, जो उसका काम है, ना कि उसको आप डिव 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 करके रखते हैं। डिव भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और इस्तेमाल होता है, ये नहीं कह रही कि नहीं होता, बट आप उसी डिव को दूसरे टैग में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अब दूसरे टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा सीएसएस। सीएसएस में काफी काफी लोगों को सर ने कहा था कि ये बताएं कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। तो सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और जब सर ने पूछा कि कैस्केडिंग का मतलब क्या, तो काफी लोगों को चीजें नहीं पता था। कैस्केडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही हो, यानी मूवमेंट में हो, इसको कहते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग की मीन्स होती है, सर ने एक वाटरफॉल की मिसाल दी थी आप सबको कि एक वाटरफॉल होता है जो कि ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा होता है, बह रहा होता है। तो इसी तरीके से हमारी कैस्केडिंग होती है, मीन्स के वो टॉप टू बॉटम आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है रीड करती हुई चीज को। अब हमारी सीएसएस में क्या होता है कि हमारी जो सीएसएस हम अप्लाई करते हैं ऊपर से रीड करती हुई सारे कोड को नीचे तक आ रही होती है। और अगर आप, सर ने हमें कहा था कि आप बताएं कि अगर हम एक टैग ऊपर ओपन करते हैं और सेम टैग को नीचे ओपन करते हैं, तो वो कौन से वाले की प्रायोरिटी लेगा? वो नीचे वाले की लेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर से रीड कर लिया, अब वो नीचे आ रहा है तो उसको वो चीज दोबारा मिल रही है, तो वो नीचे वाले को इंपॉर्टेंस देगा, ना कि ऊपर वाले को। इसी तरीके से हमारे सर ने कहा था कि सेलेक्टर्स कितने होते हैं? सेलेक्टर्स काफी सारे होते हैं, काफी सारे होते हैं, बट जो मेन सेलेक्टर्स होते हैं वो चार होते हैं, इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल, सेकंड होता है टाइप, उसको आप टेक्स्ट सेलेक्टर भी कह सकते हैं, थर्ड होता है क्लास, और फोर्थ होता है आईडी। और इन सब में सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलती है आईडी सेलेक्टर को, क्योंकि ये एक यूनिक आईडी क्रिएट करके देता है। दैट्स वाई। अब आपको इन तीन चारों में ये पता हो कि ये कैसे यूज हो रहे हैं, तो हम सिंपल अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आकर ये मेरी पुरानी वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ कि मैं अगर किसी चीज को कॉल कराना चाहूँ सीएसएस में तो कैसे होगा। और यहाँ पर आकर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा सेलेक्टर कैसा होता है। आपने शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है तो एक स्टेरिक साइन लगता है। स्टेरिक मींस यूनिवर्सल, ये ओवरऑल सीएसएस लेगा। मींस कि आप अगर इसमें जो भी काम देंगे तो ये ओवरऑल वेबसाइट को गेट करेगा। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाती हूँ और यहाँ पे जैसे कि बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ। कलर देना चाहूँ किसी टेक्स्ट का, कलर दे सकती हूँ। पैडिंग देनी हो, पैडिंग देते हैं, जैसे कि हम वेबसाइट की स्टार्टिंग में पैडिंग देते हैं क्योंकि हमारी जो कंटेनर्स होते हैं वो मार्जिन और हमारे जो कंटेनर्स होते हैं वो मार्जिन और पैडिंग खुद ब खुद ले रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले वेबसाइट के स्टार्टिंग में ये करते हैं कि हम उसको मार्जिन और पैडिंग 0 दे देते हैं, यानी कि M0 करेंगे तो वो मार्जिन ले लेगा और P0 करेंगे तो वो पैडिंग ले लेगा। मीन्स अब मेरी वेबसाइट के जो साइड कॉर्नर्स होंगे ना, वहां पे कोई भी पैडिंग और मार्जिन नहीं लेगा वो। इसीलिए स्टैटिक का यूज होता है। ये हमारी ओवरऑल सेलेक्ट करता है, हमारा ओवरऑल सेलेक्टर होता है ये हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स ये ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर क्या होता है? आपके किसी भी एलिमेंट, किसी भी टैग की टाइप को लेकर यहाँ पर सीएसएस में कॉल कराना। जैसे कि मेरे पास स्पैन टैग होता है, तो मैं उसको कोई क्लास नहीं दे रही, जस्ट मैं स्पैन टैग को कॉल कराना चाह रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पैन लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करूंगी और यहीं पे इसके सारा काम कॉल करवा दूंगी जो मुझे इसको सीएसएस प्रोवाइड करनी है। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं H1 को भी ले सकती हूँ, इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मैं डिफ को भी ले सकती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मैं div को भी ले सकती हूँ। ये इस तरीके से होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये होता है टाइप सेलेक्टर या टेक्स्ट सेलेक्टर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। देन हमारे पास एक सेलेक्टर आता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है? डॉट से रिप्रेजेंट होता है। अब मेरे पास, जब मैंने डॉट करूंगी तो मेरे पास जितनी भी क्लासेस है मेरे पास, वो सब मेरे पास शो होंगी। नहीं होती तो आपने सिंपल अपनी क्लास का वहां से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। लाइक मैं अगर कहूँ कि मैंने यहाँ पे कोई अबाउट नाम की क्लास दी हुई होगी, तो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी वेबसाइट बनाई है तो दी हुई होगी। अब मैंने ये अबाउट दे दी, अब आपने ये ले लिया। अब वो इस चीज की क्लास को जहां आपने इसको अपनी वेबसाइट में दी हुई है वहां से गेट करेगा, और देन आप इसमें अपनी सीएसएस लगा सकते हैं। इसके बाद एक सेलेक्टर आता है आपके पास आईडी, जो कि हैश से रिप्रेजेंट होता है। हैश करने के बाद मैं कर दूंगी इसको कोई भी आईडी वही मैंने दे दी। ये मेरे पास आईडी सेलेक्टर होता है, और ये भी सेम इस तरीके से काम करता है, बस ये सेलेक्टर डिफरेंस होते हैं, काम सबका एक ही है। अब मेरे पास जो टॉप प्रायोरिटी मिलेगी, अगर मैं जैसे कि यहाँ पर ओपन है, मैं यहाँ पर भी सेम ओपन कर दूं। यहाँ पे इसको बोल दूं ये ओपन ले लो, यहाँ पे भी बोल देती हूँ मैं इसको ओपन ले लो। मीन्स अभी तो ये ओपन लेगा ही, मतलब डिव ही ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। और अगर मैं इनको बोलूं कि भाई अब मेरी इसमें से किसी एक को प्रायोरिटी दे, तो यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। सेम नेम से मैंने क्लास भी दे दी और आईडी भी दी थी, बट वो क्या करेगा, वो ओपन जो मेरी आईडी होगी ना, वो उसको गेट करेगा। उसके अंदर जो हमने स्टाइल प्रॉपर्टीज दी होंगी वो उसको लेगा, ना कि क्लास वाली को। क्यों? क्योंकि आईडी जो होती है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू अदर सेलेक्टर्स। मैं किसी भी सेलेक्टर को कोई भी क्लास दे दूं, अगर मैंने उसको सेम नेम से आईडी को भी दे दिया तो वो आईडी को लेगा, ना कि दूसरे सेलेक्टर्स को गेट करेगा। मीन्स वो आईडी को ही वैल्यू देगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास सर ने कहा था कि एक रिएक्ट डॉट डेव के नाम से वेबसाइट है रिएक्ट की, तो आप लोग उसको जाके रीड करना। सर ने ये कहा था कि रीड करना, उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट करने को कहा नहीं, जस्ट रीड आउट करने को कहा था। तो हम लोग भी इधर आ जाते हैं वेबसाइट पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रिएक्ट डॉट डेव के नाम से, हम एंटर करेंगे तो हमारे पास रिएक्ट की जो वेबसाइट होगी वो ओपन होके आ जाएगी। अब ये देखें हमारे पास रिएक्ट की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। सर ने हमें कहा था कि हम इसको रीड कर लें एक बार। आप लर्न कर रहे हैं रिएक्ट के बारे में कि रिएक्ट क्या होती है, क्यों यूज होती है, क्या काम है। आज सर ने काफी अच्छी तरीके से समझाया, मैम ने भी अच्छा समझाया। बट अगर आप खुद से भी करना चाहें सेल्फ लर्निंग के थ्रू, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, काफी चीजें, काफी यूनिक चीजें हैं, काफी वो पुरानी चीजें हैं जिसमें हम काम करते हैं। जैसे कि देखें सीएसएस लगी हुई है, इमेज लगी हुई है, ये सेम वही काम है पुराना जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, HTML CSS टाइप स्क्रिप्ट वगैरह में। तो आप चाहो तो ऐसे रीड आउट कर सकते हो। एक सर ने हमें ये कहा था, और एक ये कहा था कि हमें रिएक्ट डाउनलोड करके उसमें टू डू लिस्ट ऐप बनानी है। तो टू डू लिस्ट ऐप के तो बारे में हम बाद में जाएंगे, हम पहले रिएक्ट डाउनलोड पे चले जाते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे व्हाइट लिखना है, यहाँ पे व्हाइट की आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, गेट स्टार्ट का यहाँ बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट के बटन के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास ये कमांड आ जाएगी एनपीएम की। आपके पास दूसरे कोई नहीं, देखिए यहाँ में पी एनपीएम में है, बिल में है, आपको कोई भी देखनी है आप देखिए। बट हमारे पास नोट डाउनलोड है, जिसके पास नहीं है वो नोट जेएसपी डाउनलोड कर लिए अपने पास। फिर उसके बाद ये कमांड आ जाएगी, हमने सिंपली कमांड कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे आ गई हूँ। मैंने 3D ऑब्जेक्ट्स में रिएक्ट के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर अपनी वही कमांड जो मैंने कॉपी की थी पेस्ट करती हूँ, npm create white@latest। ये आपके पास व्हाइट को इंस्टॉल भी कर देगा, लेटेस्ट व्हाइट को, और उससे आप दूसरी चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। अब जब मैं इसमें इंटर करूंगी तो उसने मुझे कहा है कि आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, तो मैं वाइप पे प्रेस कर दूंगी, या फिर आप एंटर भी कर सकते हैं, तो वो यस ही लेगा। अब वो मुझे कह रहे हैं कि अब अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम दे दें, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो मैं इंटर कर दूंगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या चीज डाउनलोड करनी है। यूज एरोस की, रिटर्न टू सबमिट। आप एरोस की का अपने जो कीबोर्ड पर होती है उसको आप यूज करके बता सकते हैं कि भाई आपको क्या यूज करनी है। यहाँ पे काफी सारे हैं, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट लेना चाहती हूँ, मैं रिएक्ट पे एंटर कर दूंगी। अब वो कह रहा है आपको क्या यूज करना है, हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है, तो हम एंटर कर देंगे। अब देखिए उसने हमारी ये चीजें सारी इंस्टॉल करके दे दी हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सीडी प्रेस करना है, सीडी प्रेस स्पेस करना है,
उसके बाद जो हमने अपनी ऐप का नाम दिया था वही यहाँ पे लिख देंगे। हमने दिया था रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से, तो हम यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट लिख देंगे। अब वो रिएक्ट प्रोजेक्ट के हमारे फोल्डर में आके सिंपल वही पुराना तरीका, कोड स्पेस डॉट करना है और इंटर। देन हमारे पास ये ओपन होकर आ गया VS कोड, और ये हमारा रिएक्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आपके पास ये रिएक्ट अब इंस्टॉल हो गया है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने SRC में जाना है, SRC में जाके आपने app.txx में जाना है। यहाँ पर जाके जो पुरानी चीजें आप सारी कंट्रोल करके रिमूव कर दें, क्योंकि हमारा अब इसका कोई भी काम नहीं है। इतनी इजली आपकी रिएक्ट इंस्टॉल हो गई है। मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में भी चीजें प्रोवाइड की थी सारी, कि किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं। नोटपैड पे मैंने लिखा था, फोन के तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट भेजे थे। इस तरीके से कुछ ये आपका रिएक्ट इंस्टॉल करने का तरीका है। आपने जस्ट सिंपली इंस्टॉल करना है। अब हम क्या करते हैं, हम जाकर अपनी npm को इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी VS कोड में, कि अगर कोई एरर वगैरह हो तो वो आए ना, वो पहले हम उसको बता दें कि हमारे पास npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल और एंटर कर देते हैं। अब वो प्रोसेस करेगा और हमें कह देगा कि जी हमने आपका npm इंस्टॉल कर दिया है। सिंपल हम अपना npm इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि हमने m.tx में सर ने हमें काम करवाया था। एक फंक्शन बनवाया था, फंक्शन में रिटर्न करवा के हमें एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सिखाया था, और उस फंक्शन को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करवाया था, और हमने इसको रन भी किया था। हम वही सेम काम करेंगे। then उसके बाद जिस तरह सर ने दूसरे फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाकर, और उसके अंदर सर ने हमारा नेम का फंक्शन बनाकर उसको कॉल करना सिखाया था, और इसको इंपोर्ट करना सिखाया था दूसरी फाइल में, तो हम वो भी देखेंगे। ये हमारे पास npm इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, अपनी m.tsx की फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर आगे का काम करते हैं। हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का हम नाम दे देते हैं ऐप, और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के बोलते हैं कि भाई हमें ये फंक्शन रिटर्न भी कर दें, और इसके अंदर आप एक div ले लें। div के अंदर आप हमें h1 का टैग प्रिंट कर दें, h1, और इसमें बोल दें हेलो वर्ल्ड, और देन इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप। हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं, और इसके बाद हम इसको टर्मिनल में जाके रन कर लेते हैं। हम ये सारे टर्मिनल बंद कर लेते हैं और नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम CMD में जाएंगे और यहाँ अपनी वही पुरानी कमांड जो हम Next.js में यूज कर रहे थे वही करेंगे। npm run डाइव की इंटर करेंगे, आपको एक पोर्ट देगा। अच्छा, इसकी पोर्ट देके थोड़ी सी चेंज है, हमारे पास Next.js में कौन सी आती है 3000 की, यहाँ 5173 आ रही है। अगर कभी 5174 5175 आ जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो पोर्ट चेंज कर देता है। आपने जिस कंट्रोल करना है और क्लिक करना है, तो ये हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया, जो हमने अभी प्रिंट करवाया था, और हमारी कोड भी देखिए यही वाली चल रही है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं सिंपल VS कोड में जाती हूँ और वो वाला काम कर लेती हूँ कि हम लोग पेज को अपना लिंक कैसे करवा सकते हैं किसी भी पेज को। तो हम वाला काम देख लेते हैं कैसे होगा। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाके जैसे सर ने कहा था SRC में एक फोल्डर बना लेंगे, तो हम भी न्यू फोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर का हम यहाँ पर जैसे कि अपने समझ लें अबाउट सेक्शन को हम लेकर आ रहे हैं, तो हम अबाउट के नाम से फोल्डर बना लेते हैं। अबाउट इंटर करके हम इस फोल्डर में एक फाइल बना लेंगे और फाइल का नाम हम दे देंगे about.tsx के नाम से। देन इंटर कर देंगे और इसके बाद हम अपनी इसी फाइल में जाके इसी वाले काम को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जिस तरह हमने ऐप दिया हुआ है हम नाम चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, हमने यहाँ पर अबाउट को लोअर केस में लिख दिया था, हालांकि हमें इसको कैमल कैप्स में यानी कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल देना था, जो कि मैंने नीचे के इसको कंपोनेंट नहीं बनाया था तो उसका एरर आ जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ठीक करा है। और यहाँ पर हम इसको अब इम्पोर्ट करा लेते हैं। जिस तरह से हमारी इम्पोर्ट चलती है, इसे एरर को अभी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई वो नहीं दिया ना, अपने अबाउट को कॉल नहीं कराया हुआ, इस वजह से आ रहा है।
हमने सिंपल क्या करा है, इंपोर्ट लिए, इंपोर्ट करवाया अपने अबाउट को, यानी कि अबाउट के जो हमारा फंक्शन है उसको कहाँ से, अपने अबाउट वाले फोल्डर में से, अबाउट वाली फाइल में से। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश दिया है। उसके बाद हमने कहा हमारे फोल्डर में जाओ अबाउट के, और उसके बाद हमारे अबाउट डॉट एसएक्स की फाइल में जाओ, वहां से ये वाला अबाउट को हमारे फंक्शन को लेकर आ जाए। सिंपल हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके हम अपने अबाउट को कॉम्पोनेंट के थ्रू लेकर आ जाएंगे। देखिए हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। और अब हम अपनी यहाँ पर जाते हैं तो देखिए ये भी यहाँ पर रन हो गया हमारे पास। सबसे पहले लिखा हुआ आ गया दिस इज माय होम पेज एंड बिलो इज माय अबाउट सेक्शन। इसके बाद हमारे अबाउट सेक्शन का वर्क भी आ गया और यहाँ पे पैराग्राफ भी शो हो गया हमारे अबाउट का। तो ये इतनी सिंपल तरीके से सर ने हमें दो फाइल्स बनाकर उनको आपस में अटैच करना सिखाया था। और ये इसी तरीके से वर्क करेगा हमारा रिएक्ट, जिस तरह सर ने बताया था। सिंपल आपको इसी तरीके से दो फाइल बनानी है, इंपोर्ट करवाना है और ये इंपोर्ट हो जाएगी। डाउनलोड करना भी आसान है, इसमें काम करना भी आसान है। वही एचटीएमएल वाला कोड है जो कि टीएस यानी टाइप स्क्रिप्ट या जेएस यानी जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होगा। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये सिंपल सी चीजें चंद इसी को लेके चलना है। बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो टोटल लिस्ट पे शायद लेकर आऊं। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे तो जरूर लाऊंगी। जो सर ने हमें असाइनमेंट दिए टोटल लिस्ट का वो पूरा बनाना बताऊंगी, या फिर अगर पूरा बनाना नहीं बता सकी तो कोड बनाकर जब मैं अपना असाइनमेंट कर लूंगी तो मैं उस कोड को डिटेल में समझा दूंगी, ताकि कॉपी पेस्ट वाला काम ना करेंगे। तो कॉपी पेस्ट नहीं करा करो, आप लोग जस्ट वहां से अपना कोड देखिए, उसके कॉन्सेप्ट देखो और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। वो बहुत अच्छा तरीका होता है। कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो कभी भी आगे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोग्रामर का मतलब ही होता है कि आपने इन चीजों को पढ़ना और समझना। ये वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें सब कहेंगे सर्चिंग करो, पढ़ो, नेट से ही पढ़ना है यहाँ पर, बट कॉपी नहीं करना कुछ भी। आपने जिसको कॉन्सेप्ट देखना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और चीज उस पर अप्लाई करनी है, बस सिंपल सी चीज है। ये आपके पास वाइट की पूरी वेबसाइट दी हुई है, आप आराम से इसको बैठे रीड करें। आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया, सिंपल एनपीएम से डाउनलोड करें। रिएक्ट की वेबसाइट बता दी किस तरह आती है, react.dev से आती है। उसको सर्च करें, उसको रीड आउट करें और अपनी चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट को प्लीज थोड़ा सा क्लियर करें। और इतनी सपोर्टिव टीचर्स हैं कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे हैं। किसी क्लास में भी ऐसे नहीं हुआ, सबको नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट भी करा दिए। बट टीचर्स इतने अच्छे हैं, देखें आपको HTML CSS भी बताइए, उन्होंने आपको रिएक्ट भी पढ़ाया, हालांकि किसी क्लास में नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई के लिए, आप लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, कि आपको नेक्स्ट ईयर समझ आ जाए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो आज मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हम लोग काफी स्लॉट से आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं अभी लिंकिंग पर लेकर आने वाली हूँ, कंपोनेंट्स पे एंड लिंकिंग पे नेक्स्ट डेज की। तो आप लोग उसको भी जरूर जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।